मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 4 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज। तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है B = μ0I/2R। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस R है और इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से μ0 का डायमेंशन मिलेगा। μ0 का वैल्यू हो जाएगा B × 2R। 2R को इधर कर दो, I को नीचे कर दो। μ0 का डायमेंशन किसके बराबर होगा? B × 2R/I। B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन बोले थे याद रखने, mt - 2 I - 1। 2 नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। R रेडियस है, इसका डायमेंशन L होगा और I हो गया करंट। तो ये हो जाएगा mlt - 2 I - 2। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा mlt - 2 I - 2। सेकेंड क्वेश्चन है निकेल इज। निकेल कैसा सब्सटेंस है? तो मैंने बताया था मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 प्रकार का होता है, डाई, पारा, फेरो। और फेरो का एग्जाम्पल मैंने बताया था फेकोनी, यानी फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो निकेल कैसा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक। थर्ड क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन याद रखिएगा mt - 2 I - 1 होता है। अगर इसको निकालना हो तो कहाँ से निकालेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालेंगे, अगर कोई चार्ज Q v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? F = QVB sin θ। इस इक्वेशन से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर हो जाएगा F/QV sin θ। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, क्योंकि sin θ का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो फोर्स का हो गया mlt - 2, चार्ज का हो गया IT, वेलोसिटी का हो गया LT - 1। t + 1 t - 1 कैंसिल, L कैंसिल, तो बच गया mt - 2 और ये जो I है इसको ऊपर ले जाओ, I - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 4 times देन टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेटिक निडल विल बी। अब इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर किसी मैग्नेटिक निडल को, यानी एक स्मॉल बार मैग्नेट को इस तरह से रखा जाए और छोड़ दिया जाए तो वह घूमकर फील्ड के पैरेलल सेट होगा। तो जब वह घूमेगा इस पर टॉर्क लगता है फील्ड के द्वारा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो घूमकर फील्ड के पैरेलल सेट होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल यानी स्मॉल बार मैग्नेट को रखेंगे तो वो घूमकर फील्ड के पैरेलल सेट होगा। फील्ड के कारण उस पर एक टॉर्क लगता है और ये सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले तो ये फील्ड के पैरेलल आके सेट होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा देर ऐसे ऐसे करने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। जैसे एक सिंपल पेंडुलम को अगर हम थोड़ा सा खींच कर छोड़ते हैं तो क्या होता है? ये थोड़ा देर ऑसिलेट करता है फिर रुकता है। वैसे ही इस बार मैग्नेट को छोड़ेंगे तो ये थोड़ा देर, ये फील्ड के अबाउट थोड़ा देर ऑसिलेट करेगा फिर रुकेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है 2π√I/mb। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2π√I/mb, जहाँ T हो गया टाइम पीरियड, I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? बार मैग्नेट का। M हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। I हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर देखिए टाइम पीरियड जो है मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल 1/√b, इस तरह का रिलेशन है। ये मैग्नेटिक फील्ड रूट के अंदर है, ये दोनों को कांस्टेंट मान लो, ये तो कांस्टेंट है ही, तो टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √b के।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 4 टाइम्स, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 4 गुना बढ़ जाए, यानी पहले b था अब कितना हो गया 4b, तो जो नया टाइम पीरियड होगा t डैश वो क्या होगा प्रोपोर्शनल 1/√4b, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया 1/2√b, यानी पहले टाइम पीरियड क्या था 1/√b, अब क्या हो गया 1/2√b, यानी टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हाफ, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए डिफाइन करते हैं, किसी बार मैग्नेट के लिए भी डिफाइन करते हैं और किसी करंट लूप के लिए भी डिफाइन करते हैं। तो करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कैसे होता है, करंट इनटू एरिया। अब करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। द परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है वो 1 से बड़ा होता है, पारामैग्नेटिक का भी 1 से बड़ा होता है और डाईमैग्नेटिक का 1 से छोटा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, अब देखिए ये एक बार मैग्नेट है, इसमें 2 पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। प्रत्येक पोल का पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल कहते हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है +m, साउथ पोल को नेगेटिव पोल कहते हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ होता है -m। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ 2l। अब पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो गया एम्पियर मीटर, इंटू लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो क्या हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर ऐसा यूनिट पूछे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बोलना है, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट पूछे तो एम्पियर मीटर। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है, इसका एरिया है ए और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी। तो चूंकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो निश्चित रूप से इसमें एक करंट फ्लो हो रहा होगा, और मान लेते हैं इस सर्कुलर लूप का रेडियस है r, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा πr²। यहां से इस लूप का रेडियस क्या मिलेगा, r बराबर हो जाएगा a/π²। चूंकि एरिया a दिया गया है तो एरिया से हम रेडियस निकाल लेंगे। अच्छा, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, μ0I/2r। यहां से I का वैल्यू निकाल लो, करंट का वैल्यू, करंट कितना हो जाएगा B/2r/μ0। तो हमने एरिया से निकाल लिया रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू से निकाल लिया करंट। क्वेश्चन में है इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। अब इस सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो कोई भी जो करंट लूप होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 2 चीज़ का निकाला जाता है, एक करंट लूप का और एक बार मैग्नेट का। तो ये जो करंट लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। अब करंट का वैल्यू यहां से रखो, कितना हो जाएगा B/2r/μ0 इंटू एरिया को a रहने दो। अब रेडियस का वैल्यू रखते हैं B/2/μ0। रेडियस का वैल्यू यहां से देखो √a/π, √a/π
बाय √π इंटू ए। तो ये आंसर हो जाएगा 2b/μ0 √a इंटू ए। इसको a पर पावर 3/2 लिखेंगे, चूंकि √a का मतलब a पर पावर 1/2, तो 1/2 और यहाँ 1 3/2, अब बाय √π। ये वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू होगा मैग्नेटिक मोमेंट का 2b/μ0 a पर पावर 3/2 √π। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। तो इस एंगल को हम लोग डिक्लाइनेशन कहते हैं। आप थ्योरी पढ़िएगा द अर्थ मैग्नेटिज्म, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। 2 मेरिडियन होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और दोनों मेरिडियन के बीच के एंगल को डिक्लाइनेशन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सरफेस इज। पृथ्वी के सतह पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है 1 गॉस। 1 टेस्ला में 10 पर पावर 4 गॉस होता है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, सीजीएस यूनिट होता है गॉस। 1 गॉस बराबर होगा 1/10 पर पावर 4 टेस्ला। तो अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 गॉस होता है। कॉपर इज, कॉपर किस प्रकार का सब्सटेंस है? तो कॉपर है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। कॉपर कैसा सब्सटेंस है? कॉपर कैसा सब्सटेंस है? डाई मैग्नेटिक। ये तो आपको बताए थे, कौन सी बिल्ली नमक पानी ले गई, तो कौन में कॉपर था? डाई मैग्नेटिक। विच वन हैज लार्ज परमिएबिलिटी, किसकी परमिएबिलिटी सबसे अधिक है? तो डाई पारा फेरो में परमिएबिलिटी कहते हैं म्यू को, तो फेरो मैग्नेटिक का परमिएबिलिटी म्यू जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सबसे अधिक अट्रैक्ट करता है। विच वन कैन नॉट बी लिक्विड एंड गैस, इसमें से कौन लिक्विड या गैस नहीं हो सकता? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिक्विड या गैस नहीं हो सकता, वो हमेशा सॉलिड होता है। एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज, 2 पोल है तो दोनों पोल पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक पोल जो होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, वहाँ पर बार मैग्नेट को लटकाइएगा तो बिल्कुल वर्टिकल होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल ऑफ डिप होता है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर पर एक डाइपोल होता है, ये तो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। यहाँ पर सेंटर पर एक डाइपोल होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बताए थे निकलता है। यहाँ पर जो बार मैग्नेट लटकाइएगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। यहाँ पर बार मैग्नेट बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही बार मैग्नेट सेट होता है। तो बार मैग्नेट अगर इस तरह से सेट हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री एंगल पे, तो कोई भी बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने एंगल पर सेट होता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और कोई भी बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही सेट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड खुद वर्टिकल है, तो बार मैग्नेट वर्टिकल होगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 90 डिग्री एंगल पर होगा। तो दोनों मैग्नेटिक पोल पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू 90 डिग्री होता है। फ्रॉम क्यूरी लॉ, क्यूरी का जो नियम है, क्यूरी लॉ, उस नियम के हिसाब से काई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्यूरी के नियम से काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। काई को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। विच वन शोज द फेनोमेनन ऑफ हिस्टेरेसिस, इसमें से कौन है जो हिस्टेरेसिस फेनोमेना को शो करता है? तो इसमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो हिस्टेरेसिस को शो करता है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी चार्ज इज ऑलवेज जीरो, ये भी हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पे वर्क नहीं करता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा
चार्ज के मोशन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो आंसर होगा स्टील का, जबकि टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज। तो यह एक बार मैग्नेट है, इसमें दो पोल होता है नॉर्थ और साउथ। दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं LM, और दोनों सिरे के बीच के डिस्टेंस को ज्योग्राफिकल लेंथ कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं LG। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो छोटा होता है और जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ का लगभग 83 या 84% मैग्नेटिक लेंथ होता है। तो ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 पार्ट होता है, यानी लगभग 83%। ये सब डेटा को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स पैरेलल टू इट्स लेंथ। अगर किसी मैग्नेट को उसके लंबाई के पैरेलल n बराबर भाग में काटा जाए, जैसे इस तरह से, एक पार्ट, दो पार्ट, यहां पर 3 पार्ट में काटा गया, तो प्रत्येक पार्ट का क्या पूछ रहा है? देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो मान लीजिए पूरे मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो इस कटे हुए पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो ऐसे समझिए, मान लेते हैं यह एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का 2 पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ +m -m है और इसका मैग्नेटिक लेंथ 2L है। तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m × 2L होगा। लेकिन जब इसको हम 2 बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक भाग का पोल स्ट्रेंथ आधा होगा। तो प्रत्येक भाग का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? प्रत्येक भाग का जो पोल स्ट्रेंथ होगा इनटू लेंथ, तो इसका भी वही होगा। जब इस मैग्नेट को 2 भाग में काटिएगा तो लंबाई उसका वही रहेगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ, पोल का जो ताकत है वो आधा होगा। तो पहले पोल स्ट्रेंथ m था, अब पोल स्ट्रेंथ m/2 होगा, लेकिन लेंथ 2L ही रहेगा। अब जरा देखिए, पहले मैग्नेटिक मोमेंट ये था, अब मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया, यानी 2 भाग में काटने से मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। हम m × 2L को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। चूंकि पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट आधा होगा। अगर किसी बार मैग्नेट को हम 3 बराबर भाग में काटें तो पोल स्ट्रेंथ 1/3 होगा, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 1/3 होगा। लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, मैग्नेट को n बराबर भाग में काटा गया तो इससे क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ n टाइम्स घटेगा। तो प्रत्येक पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ओरिजिनल मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट से n टाइम्स कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज बेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम मिडिल। एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है। मान लो यह मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, जिसका वैल्यू क्या होता है? m × 2L। ठीक है, इसको बीच से, एकदम बीच से 60 डिग्री कोण पर मोड़ दिया गया। इस तरह से इसको बीचों बीच 60 डिग्री एंगल पे मोड़ा गया। तो अब इसका नॉर्थ पोल कहाँ चला आया? यहाँ पर, और इसका जो साउथ पोल था वो यहाँ चला आया। तो मैग्नेटिक मोमेंट अब इसका कैसे निकालेंगे? पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, पहले पोल स्ट्रेंथ -m और +m था, अब भी पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, m ही रहेगा। लेकिन लेंथ कहते हैं दोनों पोल के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो यहाँ पर दोनों पोल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये होगा। अब देखिए, पहले ये लेंथ कितना था? 2L। चूंकि बीचों बीच मोड़ा गया है तो ये लेंथ L होगा, ये लेंथ L होगा, ये L, तभी ना ये टोटल लेंथ 2L था। अब ये L होगा, ये L होगा, ये 60 डिग्री है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। क्योंकि ये L है, ये L है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। इसका मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा।
तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी L होगी। तो जरा सोचिए, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? L। तो जब मैग्नेट को हम बीच से मोड़ेंगे तो इसके पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। पहले पोल स्ट्रेंथ m था, अब भी m रहेगा, लेकिन पहले लेंथ 2L था दोनों पोल के बीच का, अब दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया L। यानी इस मैग्नेटिक मोमेंट से ठीक आधा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, यानी कैपिटल M/2 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा M/2। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इट इज कनेक्टेड विथ। आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर भी बन सकता है और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बन सकता है। ये रहा गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से अगर अमीटर बनाना हो तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है, बहुत छोटा सा रेसिस्टेंस R। इस R को हम कहते हैं शंट, SHUNT। क्वेश्चन आता है शंट क्या है, तो आप लिखिएगा कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत छोटे वैल्यू का रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है ताकि वह अमीटर में बदल सके। इसी रेसिस्टर को हम शंट कहते हैं। तो स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनता है? तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होता है उसके पैरेलल में एक बहुत छोटे मान का रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है जिससे अमीटर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनता है? तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है, तब ये क्या बन जाता है? वोल्टमीटर। यानी वोल्टमीटर कैसे बनता है? तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है। और अमीटर कैसे बनता है? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है। इस रेसिस्टेंस को शंट कहते हैं, इसको शंट नहीं कहते हैं। टू मेक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल शुड हैव। तो हम जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो बनता है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक का बनता है, जिसका रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों हाई होता है। आपको याद है, ये हम पढ़ाए थे हिस्टेरेसिस में। हिस्टेरेसिस लूप बताए होंगे इस तरीके से। तो हमने बताया था कि जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक होता है उसका ये रिटेंटिविटी, ये वाला, और ये जो कोएर्सिविटी होता है दोनों बड़ा होता है, जबकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी कम होता है। ये कम है, ये भी कम है। तो इसका इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, इसका इस्तेमाल होता है टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में। टेम्पोररी मैग्नेट का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पर देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ है डोमेन फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तो पता होगा कि डोमेन जो बनता है वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक में ही बनता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस इज 11.3 डिग्री। लगभग 11 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी हमने बताया था कि अर्थ में दो एक्सिस होता है, एक ज्योग्राफिकल एक्सिस, एक मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों एक्सिस के बीच का एंगल है 11.3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को बी कहेंगे, लाइन इंटीग्रेशन मतलब डॉट डीएल। अगर सरफेस इंटीग्रेशन रहता तो डॉट डीएस होता, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता तो डॉट डीवी होता। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी डॉट डीएल नियर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी। तो हम जानते हैं बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई, इसी को ना एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। तो बी डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई,
क्योंकि इस लूप से कितना टोटल करंट पास हो रहा I, तो I का म्यू नॉट टाइम्स होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी, यहां पर देखिए यह स्ट्रेट वायर है, इस वायर के सीध में यह सेंटर है, इसी के लेंथ के सीध में है ना ये सेंटर, तो इस वायर के कारण यहां पर कोई भी फील्ड नहीं होगा। इस वायर के भी सीध में ये सेंटर है, इसके कारण भी कोई फील्ड नहीं होगा। जो भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण होगा। तो अगर पूरा सर्कल होता है तो उसके कारण सेंटर पर फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो आधा सर्कल है तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई बाई 4r होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप, अगर पूरा सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पर फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर उस लूप में n टर्न है तो n से गुना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय बराबर होता है I बाई एच, जहां I है मैग्नेटाइजेशन और H है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन का भी ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी एम्पियर पर मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। विच मटेरियल्स एटम हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा कौन सा मटेरियल है डाईपैराफेरो में जिसके परमाणु का, जिसके एटम का कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, यानी जिसका एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो मैंने बताया था डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे परमाणुओं से बना होता है, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे एटम से बनता है जिसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। पैरेलल करंट्स, अब देखिए पैरेलल करंट कहते हैं अगर दो वायर हो और दोनों वायर में एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रहा हो तो इसको कहेंगे पैरेलल करंट। अगर दो वायर हो और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो इसको कहेंगे एंटी पैरेलल। तो जो पैरेलल करंट होता है वो एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। पैरेलल करंट क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और एंटी पैरेलल करंट रिपल्सन फोर्स लगाता है। तो यहां पर लिखेगा पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपका चैप्टर 4 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू।